हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप रीड कर लीजिए। तो जो क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइडेड है 5 सेक्शंस में, A, B, C, D एंड E। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां हर एक आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है, जहां हर एक आंसर देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां हर एक आंसर देने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 to 11 है, जहां 1 वर्ड आंसर देना है आपको और हर एक आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 to 16 अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, जहां हर एक आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन डी है क्वेश्चन नंबर 17 to 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जहां हर एक आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई है क्वेश्चन नंबर 21 to 24 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जहां हर एक आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में चॉइसेस दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ 10 फिलअप्स हैं और हर एक आंसर आपको 1 मार्क देगा। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है वो है अ डैश इज अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स द राइट कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड ग्रो। एक ऐसी जगह या प्लेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु को इस तरह का एनवायरनमेंट या कंडीशन मिले कि वो आसानी से उस जगह पर रह सके और आगे बढ़ सके यानी ग्रो कर सके। तो इसका आंसर है हैबिटेट। अगला है जनरली द डेंसिटी डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीजेस आएगा यहाँ पर। अगला है द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग, जैसे कि पहाड़, रिवर्स वगैरह इन एन एरिया फॉर्म्स एन। ऐसी जगह जहां पर ये सब पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आपको लिखना है इकोसिस्टम। अगला है द डैश इज अ टूल यूज्ड टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के जो टूल होता है उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। Next है the solution in which glucose has completely dissolved in water and no more glucose can dissolve at a given temperature is called a dash solution of a glucose। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर ग्लूकोज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी ग्लूकोज फिर डिसॉल्व ना हो तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर सैचुरेटेड आएगा। अगला है द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस इज कॉल्ड द डैश पीरियड। जब मून का ब्राइट पार्ट इंक्रीज होता है यानी बढ़ने लगता है तो हम उस पीरियड को बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। नेक्स्ट है अ कॉनकेव मिरर डैश द लाइट बीम्स। कॉनकेव मिरर लाइट की बीम्स को कन्वर्ज करती है, फैला देती है, कन्वर्जेस। अगला है प्रेजेंस ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर के जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें जो बचाता है वो है ओजोन लेयर, ओजोन। Next है the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called। जब सॉलिड लिक्विड में पिघल जाती है या मेल्ट हो जाती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है a spherical mirror which has a reflecting surface that curves outwards is called a। दो तरह के मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर आएगा। अगला है ट्रू फॉल्स। यहाँ पर आपको 10 ट्रू फॉल्स मिलेंगी और हर एक आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। तो जो पहला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है वो है सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला है आपका द शैडो ऑफ अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस। मून के कुछ फेजेस होते हैं, तो क्या वो शैडो, अर्थ की जो शैडो मून पर पड़ती है और जिस वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाता है, क्या इस वजह से फेजेस होती हैं? तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। अर्थ की शैडो पड़ती है सिर्फ लूनर एक्लिप्स पर। अगला है कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स व्हिच रिपीट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर।
कैलेंडर्स जो होती है वो बेस्ड होती है एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल के ऊपर, जो कि प्रेडिक्टेबल मैनर में चलती है, रिपीट होती जाती है। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड व्हाइल कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स और एनिमल्स। जो खाना बनाते हैं जैसे प्लांट्स, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और कंज्यूमर्स जो उनको खाते हैं। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर टी आएगा। अगला है आपका इन asexual reproduction, a single parent produces new individuals that are exact copies of itself. Asexual reproduction में जब सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है तो वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। A concave lens converges the light beam while a convex lens diverges it. कॉन्केव लेंस लाइट की बीम को कन्वर्ज यानी फैला देती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस उसको डाइवर्ज यानी इकट्ठा करती है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज होता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज होता है। नेक्स्ट है व्हेन वी हीट कैम्फर इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम द फ्रैग्रेंस रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम। जब हम कैम्फर जलाते हैं यानी कपूर जलाते हैं तो जो उसकी फ्रैग्रेंस यानी खुशबू जो है पूरे कमरे में हर कॉर्नर पे पहुंच जाती है। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है द अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइड बाय एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जब कोई भी चीज जगह घेरती है तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, जबकि ये गलत है, उसको हम मास कहते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई भी चीज को हम मेल्टिंग यानी मेल्ट करते हैं तो जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो उनके अट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। द ढोकरा आर्ट इज एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड ओडिशा। ढोकरा आर्ट जो है वो बिहार और ओडिशा का बहुत पुराना क्राफ्ट वर्क है। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर 8 मैच द फॉलोइंग है और हर एक मैचअप पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ये मैच द फॉलोइंग मैंने सॉल्व कर दिया है। तो फर्स्ट है फेजेस ऑफ द मून, जो कि बनेगा चेंजिंग मून शेप्स। मून की जब शेप्स चेंज होती है उसको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा इरेक्ट सीधी और डिमिनिश्ड इमेज छोटी इमेज देती है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होती है वो कर्व्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ उसके कर्व्स होते हैं। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब मतलब इंटरलिंक्ड फूड चेन। जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक होते हैं उसको हम फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज बॉयल होती है, लिक्विड बॉयल होती है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का जब आपस में फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। और यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। तो पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन का जो क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन assertion एंड रीजन। स्टेटमेंट और रीजंस पे डिपेंड है क्वेश्चन। assertion है कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक बिहाइंड अस। कॉन्वेक्स मिरर को जब हम गाड़ी के साइड मिरर देखते हो आप लोग, तो वो ट्रैफिक पीछे जो गाड़ियां आ रही है उसको देखने में मदद करता है। और रीजन है कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर व्यू एरिया देन प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स के मुकाबले या कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग कोई भी चीज को बड़ा देख सकते हैं। तो जो ऑप्शंस है आपके पास, क्या ये दोनों करेक्ट है, या फिर assertion सही है या रीजन गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। दोनों ही सही है और जो रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion का। अगला है यू pour oil into a glass containing some water, the oil floats on top, what does this tell you? जब आप एक ग्लास पानी के अंदर जब उसमें ऑयल डालेंगे तो जो तेल ऑयल जो है वो उसके ऊपर फ्लोट यानी तैरने लग जाएगी। तो ये क्या बता रही है हमें? तो जो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, वाटर इज डेंसर देन ऑयल। वाटर की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो ऑयल से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है इफ द अर्थ वर स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी
what might happen to the its atmosphere. अगर अर्थ छोटा होता और अपनी डेंसिटी के बराबर होता या सेम होता तो एटमॉस्फेयर में उसका क्या हाल होता? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी। वो स्पेस में कहीं खो जाता क्योंकि ग्रेविटी उसकी बहुत कम रह जाती। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। जो सबसे कॉमन डिफरेंस होता है सॉलिड और लिक्विड के अंदर, जो उनके पार्टिकल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो फोर्थ ऑप्शन है क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड मूव पास्ट ईच अदर इन लिक्विड्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़े फ्री रहते हैं और मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है assertion यानी स्टेटमेंट एयर इज अ मिक्सचर, कि एयर एक मिक्सचर है। और जो स्टेटमेंट का रीजन है अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। मिक्सचर उसको कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं बिना किसी केमिकल की चेंज के। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, दोनों ही सही हैं और जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है उस assertion को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई आर ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे जो पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्यों अलग होते हैं? तो इन चारों जो ऑप्शंस में से वो इसलिए होते हैं दैट दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस दैट इज जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें मिक्स्ड इंस्ट्रक्शन यानी मिक्स्ड जीन्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, फादर मदर दोनों से। नेक्स्ट जो है वो है आपका अगला है आपका इन फिगर नोट दैट O stands for object, M for mirror and I for image. Which of the following statements is true? ये जो आपके पास इमेज दे रखी है यहाँ पर O यानी ऑब्जेक्ट है, M यानी मिरर है एंड I उस ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो अब आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन दैट फिगर A indicates a convex mirror and figure B indicates a concave mirror। तो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो A जो है वो आप कॉन्वेक्स मिरर है और B जो है वो कॉनकेव मिरर यूज किया गया है। अब इसके बाद हम सेक्शन बी करने वाले हैं जहां पर आपके पास वन वर्ड आंसर देना होगा। 7 क्वेश्चंस हैं, हर एक आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो जो पहला वन वर्ड आंसर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस कॉल्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, जगह घेर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का वॉल्यूम। अगला है विच लेंस इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल। कौन सा लेंस मोटा है एजेस से और मिडल से पतला है? अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो ये है कॉनकेव लेंस, ये इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, जो कि थिकर होता है, मोटा होता है एजेस पर और बीच से मिडल से थिनर होता है। अगला है व्हाट डू ऑल लिविंग बीइंग्स एंड द प्लेसेस वेयर दे लिव टुगेदर फॉर्म। जब सारे लिविंग बीइंग्स और प्लेसेस जहां पर वो लोग रहते हैं एक साथ, उसको क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहेंगे? तो ये है इसका आंसर जो है वो है बायोस्फीयर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बायोस्फीयर। अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द 2 वीक पीरियड कॉल्ड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून कीप्स श्रिंकिंग। जब मून अपनी ब्राइटनेस कम करता जाता है, श्रिंक होता जाता है, उस 2 वीक पीरियड को क्या कहते हैं? 2 हफ्ते में जब चंद्रमा अपनी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है बढ़ने के बाद, तो उसको हम कहते हैं वैनिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग चीपर और पुअर क्वालिटी सब्सटेंस टू फूड कॉल्ड। जब खाने में मिलावट होती है, चीजों में मिलावट होती है और इस इलीगल प्रोसेस को कहते हैं एडल्ट्रेशन। जैसे कि आपने देखा होगा खाने में मिलावट होती है चीजों को सस्ता करने के लिए, मसालों में मिलावट होती है, तो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। व्हाट आर द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। जब मैटर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द लीनियर सीक्वेंस शोइंग हु ईट्स whom इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड। इस पूरे इकोसिस्टम में
जो एक लीनियर सीक्वेंस होता है, जैसे प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, फिर उसके बाद उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, तो उस सीक्वेंस को कहते हैं फूड चेन। नेक्स्ट है आपका जो सेक्शन सी है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जहां पर 5 क्वेश्चन है और हर एक आंसर देने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, वो है व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट। गैसेस मिक्स कैसे हो जाती है किसी भी चीजों में, लेकिन सॉलिड्स नहीं हो पाती। तो इसका आंसर है गैसेस मिक्स इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। गैसेस इसलिए मिक्स हो जाते हैं क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। While solids do not mix easily because their particles are tightly packed and fixed. Solids के जो particles होते हैं वो काफी tightly packed होते हैं और इस वजह से वो मूव नहीं करते, क्योंकि फिक्स्ड होते हैं तो उनमें स्पेसेस ही नहीं होता, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। अगला है आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो मेंशन टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम। ऐसे दो कंपाउंड्स बताने जो सिर्फ नॉन मेटल से बने हो और उनके दो यूजेस बताने हैं। बहुत ही इजी है, आप जनरली जानते भी हो इनको। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जो नॉन मेटल से बने हैं वो है एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है और प्लांट्स भी यूज करती है इन फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट आप कंपाउंड लिख सकते हो वाटर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो हम बहुत यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, कुकिंग फूड के लिए। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। A block of iron has a mass of 600 gram and a density of 7.9 gram per centimeter cube. What is its volume? एक आयरन ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 600 ग्राम दे रखा है और डेंसिटी उसकी दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो पहले आपको लिखना है स्टेप वाइज दैट मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ आयरन इज इक्वल टू 600 ग्राम, density of the block of iron is equal to 7.9 gram per centimeter cube, volume is equal to mass of the block of iron is divided by density of the block of iron। जब दोनों को डिवाइड करेंगे 600 डिवाइड बाय 7.9, तो आंसर आपका हो जाएगा 75.94 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, प्लेस अ पेंसिल बिहाइंड अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर लीजिए, उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर एक पेंसिल रखिए। नाउ फिल द टम्बलर हाफ वे विथ वाटर। अब उस टम्बलर को पानी से भर दीजिए, आधा पानी से भरना है आपको ग्लास को। हाउ डज द पेंसिल अपीयर व्हेन व्यूड थ्रू द वाटर। अब आप उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पेंसिल को देखेंगे कि पानी के अंदर उस पेंसिल का अपीयरेंस यानी कैसे दिख रहा है। एक्सप्लेन व्हाई इट्स शेप अपीयर्स चेंज। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका जो शेप है वो पानी के अंदर जाने के बाद चेंज कैसे हो गया। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है when the pencil is viewed through water it appears bent or broken at the water surface। जैसे ही पेंसिल पानी के अंदर जाती है तो ऐसे लगता है जैसे वो बेंट या ब्रोकन हो गई है, मुड़ गई है, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा हो गया वाटर सरफेस पर। दिस हैपन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट पासेस। ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट अपनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, आइदर वाटर टू एयर और एयर टू वाटर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ये हुआ है। अगला है आपका मालिनी सॉ द मून ओवरहेड इन द स्काई एट सनसेट। मालिनी ने देखा कि चंद्रमा या मून जो है उसके जस्ट सिर के ऊपर है जैसे ही सनसेट हुआ तब। तो अब आपको बताना है ड्रॉ द फेज ऑफ द मून दैट मालिनी सॉ। कौन सा फेज मालिनी ने देखा वो आपको बताना है और ड्रॉ भी करना है। सेकेंड है आपका इज द मून इन द वैक्सिंग और द वैनिंग फेज। वो क्या वैक्सिंग फेज में है या वैनिंग फेज में, वो भी आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है द मून सीन ओवरहेड एट सनसेट इज द फर्स्ट क्वार्टर मून दैट इज हाफ मून। मून जो है वो सनसेट के बाद सीधा सिर के ऊपर तब दिखता है जब वो फर्स्ट क्वार्टर मून यानी हाफ मून होता है। तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। अगला है जो पूछा था आपसे ये वैक्सिंग फेज है या वैनिंग फेज है, तो ये इट इज इन द वैक्सिंग फेज, तो ये एक वैक्सिंग फेज में है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक चॉइस गिवन है, तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन देख सकते हैं दैट इफ वी स्टॉप्ड हैविंग लीप ईयर्स इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स वुड द इंडियन इंडिपेंडेंस डे हैपन इन विंटर।
अगर लीप ईयर्स बंद हो जाए तो अप्रोक्सीमेटली कितने साल बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे है जो कि अगस्त मंथ में आता है वो विंटर सीजन में पहुंच जाएगा, अगर लीप ईयर्स नहीं रहेंगे तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इफ लीप ईयर स्टॉप्ड, इंडिपेंडेंस डे वुड शिफ्ट बाय 1 डे एवरी 4 ईयर्स। इंडिपेंडेंस डे जो कि अगस्त में आता है, अगर लीप ईयर स्टॉप हो जाए तो एक दिन जो वो शिफ्ट हो जाएगा हर 4 साल में, एक दिन जो बढ़ जाता था वो कम होता जाएगा। एंड टू शिफ्ट फ्रॉम अगस्त टू विंटर अबाउट 120 डेज, अगस्त से विंटर सीजन में आने के लिए कम से कम 120 डेज लगेंगे। तो इट वुड टेक 120 टाइम्स 4, हर साल हर 4 साल बाद एक दिन शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए 120 डेज टाइम्स 4 इज अबाउट 480 ईयर्स, यानी 480 ईयर्स लग जाएंगे इंडिपेंडेंस डे को अगस्त से विंटर सीजन में आने में, अगर लीप ईयर्स खत्म कर दिया जाए तो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जहां हर आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लुक एट दिस फूड चेन। फूड चेन देखिए, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक। ये एक फूड चेन है, ग्रास को खाता है ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, एंड फ्रॉग को स्नेक। इफ फ्रॉग्स डिसअपियर फ्रॉम दिस इकोसिस्टम, अगर फ्रॉग को डिसअपियर यानी गायब हो जाए इस इकोसिस्टम से, व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर्स एंड स्नेक्स, व्हाई? तो ग्रास हुपर्स और स्नेक की पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों क्यों फर्क पड़ेगा वो भी आपको बताना है। तो आंसर है, इफ फ्रॉग डिसअपियर द ग्रास होपर पॉपुलेशन विल इंक्रीज। क्योंकि ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, तो अगर फ्रॉग ही खत्म हो जाएंगे तो ग्रास होपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर आर नो फ्रॉग्स टू ईट देम, क्योंकि उनको खाने वाला जो फ्रॉग्स ही नहीं बचे। द स्नेक पॉपुलेशन विल डिक्रीज बिकॉज स्नेक्स डिपेंड ऑन फ्रॉग्स फॉर फूड। अगर फ्रॉग्स नहीं रहेंगे तो स्नेक की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्नेक फ्रॉग को खाता है, तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। You notice tiny green plants growing in cracks on your school wall after the monsoon. मॉनसून के बाद जब बारिश हो जाती है तब स्कूल वॉल में आपने देखा होगा दीवार पर छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स निकल आते हैं उस क्रैक में से, जब वहां पे दरार होती है उसमें से छोटे पौधे निकल आते हैं। तो वेयर डू यू थिंक द सीड्स केम फ्रॉम? तो इसके अंदर सीड कहाँ से आई ये आपको बताना है, सोचिए। व्हाट कंडीशंस हेल्प दीज प्लांट्स ग्रो देयर, और किस वजह से ये प्लांट्स ग्रो कर रही है, कंडीशन क्या थी? तो आंसर है, द सीड्स केम फ्रॉम नियर बाय प्लांट्स एंड वर कैरिड बाय विंड, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। ये जो सीड आई है वो आसपास किसी प्लांट्स में से आई होगी, जो कि कैसे आई, हवा से भी आ सकती है, बर्ड भी आकर डाल सकते हैं या इंसेक्ट्स डाल सकते हैं। द मॉनसून रेन प्रोवाइडेड वाटर फॉर जर्मिनेशन, बारिश का पानी इसको जर्मिनेट होने के लिए, बढ़ने के लिए मदद करता है। सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर इन द वॉल क्रैक सप्लाइड न्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर उस वॉल के अंदर थी, क्रैक में थी, वो उसको न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। एंड सनलाइट एंड एयर हेल्प द प्लांट्स ग्रो, और सनलाइट की मदद से और हवा की मदद से उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है और वो प्लांट अच्छे से ग्रो करने लग जाती है। तो दीवारों में जो क्रैक में आपको पेड़ या पौधा दिखता है वो इन्हीं वजह से दिखता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज द वाटर इन द ओशियन टेस्ट सॉल्टी इवन दो द सॉल्ट इज नॉट विजिबल, एक्सप्लेन। समुद्र का पानी जो होता है वो सॉल्टी यानी नमकीन क्यों होता है जबकि उसमें नमक दिखता भी नहीं है? तो ऐसा क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो जो इसका आंसर है वो है, ओशन वाटर टेस्ट इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, मेनली सोडियम क्लोराइड। क्योंकि इसमें डिजॉल्व यानी सॉल्ट जो होती है, नमक जो होती है वो घुल जाती है, मेनली सोडियम क्लोराइड। These salts enter the ocean through rivers, weathering of rocks and natural process. ये समुद्र में सॉल्ट आती है, रिवर से आ जाती है, नदियों से, या रॉक्स के टूटने की वजह से, या नेचुरल प्रोसेस है उसकी वजह से आ जाता है। The salts dissolve completely in water, so they are not visible to our eyes, but they remain present in solution, which is why the water tastes salty. ये जो नमक है वो पानी के अंदर इतने अच्छे से घुल जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता, और इस वजह से जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नमक ना दिखकर भी हमें नमकीन टेस्ट आता है। अब इसमें एक चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, why is it not possible to have an ecosystem with only producers and no consumers or decomposers? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि एक इकोसिस्टम में सिर्फ प्रोड्यूसर्स रहें जैसे प्लांट्स, लेकिन कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ना रहे? क्या ये ऐसा इकोसिस्टम पॉसिबल होगा, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता वो आपको बताना है।
तो आंसर है एन इकोसिस्टम कैन नॉट हैव ओनली प्रोड्यूसर्स बिकॉज कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। सिर्फ एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स अकेले रह नहीं सकते, क्योंकि उनको खाने के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पूरे उस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को रिसाइकल करते हैं, वापस न्यूट्रिशन में चेंज करते हैं और जाकर वापस एनवायरनमेंट में वो घुल जाता है। तो अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स और ग्रो नहीं कर पाएंगे। विदाउट कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स द एनर्जी फ्लो एंड बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन। बिना कंज्यूमर्स के और बिना डिकम्पोजर्स के जो एनर्जी जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, एनर्जी फ्लो नहीं करेगा इकोसिस्टम में और अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसलिए इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर तीनों का ही होना जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स इन टेबल। एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको क्लासिफाई करना है, सेपरेट करके लिखना है एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन से हैं। तो ये गिवन ऑप्शंस जो आपके पास एग्जांपल्स दे रखे हैं उनमें से आपको छांटने हैं। तो ये टेबल आपके पास गिवन है जहां पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को आपको सेपरेट करके लिखने हैं। और फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई भी करना है प्योर सब्सटेंस अमंगस्ट दीज एंड लिस्ट बी। आपको इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं वो भी लिखना है। तो इसका आंसर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये आपके एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रस्ट, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इनमें गिवन एग्जांपल्स में से ये वो कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आपको मिक्सचर्स देना है जो कि 2 मोर कंपोनेंट से बनता है। मिक्सचर्स सैंड, सी वाटर, मडी वाटर, एयर, फ्रूट जूस। तो ये मिक्सचर्स होते हैं। तो आप इनमें से छाट चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको प्योर सब्सटेंस निकालना है। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लिस्टेड अबव। जो इनमें से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थे वही आपके प्योर सब्सटेंस हैं। तो आप इस तरह से सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यहाँ लिख सकते हैं एक साथ। अब आपके पास एक चॉइस क्वेश्चन गिवन है दैट ऑब्जेक्ट ए हैज अ मास ऑफ 200 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट बी दे रखा है जिसका मास है 240 ग्राम एंड वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है विच ऑब्जेक्ट इज डेंसर। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो आपको निकालना है। तो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो फॉर ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट के लिए अब हम डेंसिटी निकालेंगे 200 ग्राम डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर हो जाएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट बी में आपका जो डेंसिटी निकालेंगे उसमें मास गिवन है 240 ग्राम डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर हो जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियरली पता चल रहा है कि डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट ए की ज्यादा है बी से, तो सिंस 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्जेक्ट ए इज डेंसर। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई जो कि लास्ट है, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और हर एक आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो पहला जो वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ वुड इट अफेक्ट लाइफ, टेम्परेचर एंड वाटर ऑन द प्लैनेट, एक्सप्लेन। मान लीजिए अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या उसके लाइफ, टेम्परेचर और पानी यानी वाटर पे फर्क पड़ेगा इस प्लैनेट पर रहने वाले के लिए? एक्सप्लेन करना है आपको। तो आंसर है इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज देयर वुड बी नो ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन होगा सांस लेने के लिए, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड होंगे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। The temperature would become extreme with very hot days and very cold nights. टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी रहेगी, बहुत दिन के समय बहुत तेज गर्मी रहेगी और रात के समय बहुत तेज ठंड होगी। Liquid water would not remain on earth as it would evaporate quickly. पानी जो होगा वो भी पृथ्वी पे नहीं होगा क्योंकि वो गर्मी की वजह से बहुत जल्दी एवेपोरेट होने लग जाएगा। The earth would also be unprotected from harmful solar radiation, making survival impossible. सूरज से निकलने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है
वो एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर से प्रोटेक्टेड रहती है, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें एक चॉइस क्वेश्चन है, डिस्कस 5 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो 5 एग्जांपल्स देने हैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants grow from vegetative parts like stem, root or leaf. पहले हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स उन्हीं के वेजिटेटिव पार्ट्स से निकल के आते हैं, जैसे स्टेम से नया प्लांट निकल आया, रूट से निकल आया या लीफ से निकल आया। अब आपको 5 एग्जांपल्स देने हैं। तो एग्जांपल है फर्स्ट, पोटैटो। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द आईज प्रेजेंट ऑन द स्टेम ट्यूबर। आपने देखा होगा आलू के जो आईज होती है, आइस बर्ड्स जो होती है, उन्हीं में से ही नए प्लांट निकलने, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जिंजर, इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड राइजोम्स। ये इसके अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती है राइजोम से जिंजर वापस रिप्रोड्यूस करती है। अनियन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बल्ब्स। उसके बल्ब से ही न्यू प्लांट ग्रो होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ब्रायोफिलम, स्मॉल प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन्स। उनकी पत्तियों से ही स्मॉल बर्ड्स होते हैं जहां से वो आगे डेवलप होती हैं। शुगर क्रेन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। स्टेम की कटिंग से दिख रहा है आपको इस फिगर के अंदर, वहां से वापस से शुगर केन का एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स लाइक agriculture fields are necessary, but they must be made sustainable. Comment on the statement. लोगों के द्वारा बनाए जो इकोसिस्टम है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स है, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, और इनको सस्टेनेबल एक्टिव बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस कमेंट पे आपको स्टेटमेंट देना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर है वो है, human made ecosystems like agriculture fields are necessary to produce food for the growing population. जो लोगों द्वारा ह्यूमन मेड जो इकोसिस्टम है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स है, वो जरूरी है ताकि खाना प्रोड्यूस हो सके और जो पॉपुलेशन है यानी लोगों तक आराम से पहुंच सके। दे मस्ट बी सस्टेनेबल टू प्रिवेंट डैमेज टू द एनवायरमेंट। ये सक्रिय रूप से चालू रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। Excessive use of chemical fertilizers and pesticides harm soil and water. अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम chemical fertilizers यूज़ करेंगे, pesticides करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये हम सॉइल को भी नुकसान पहुंचाएगा और पानी को भी। Crop rotation, organic farming and water conservation help maintain soil fertility and protect the ecosystem. अगर हम क्रॉप रोटेशन करते रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते रहे, पानी को भी कंजर्व करके बचा कर रखेंगे, तो ये सॉइल फर्टिलिटी यानी सॉइल को उपजाऊ बनाए रखेगी और अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखेगी। नेक्स्ट है आपका, आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम burns in oxygen to form magnesium oxide. Classify all the substances involved in the above reaction as elements, compounds or mixtures with justification. जब आयरन हवा से, मॉइस्ट एयर से, नमी वाले एयर से रिएक्ट करती है तो आयरन ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो अब आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें यूज किए गए जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स जो भी हैं, उनको का रिएक्शन क्या है और उसको जस्टिफिकेशन के साथ आपको क्लासिफाई करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्लासिफिकेशन विद जस्टिफिकेशन। आयरन, आयरन है एक एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना है। मॉइस्ट एयर, जो कि एक मिक्सचर है बिकॉज इट इज मिक्स ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, क्योंकि ये मिक्स है एयर और वाटर वेपर से, इसलिए हम इसको मिक्सचर कहेंगे। आयरन ऑक्साइड जो कि है कंपाउंड, बिकॉज आयरन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली ज्वाइंट, क्योंकि इसमें आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड कहेंगे। अगला है मैग्नीशियम, जो कि एक एलिमेंट है बिकॉज इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक ही तरह का एटम से बना है। ऑक्सीजन, अगेन इट इज एन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एटम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये एक कंपाउंड है जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो ये बनाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन विद जस्टिफिकेशन। अब आपके पास इसमें एक चॉइस क्वेश्चन है जहां पर आप
ड्रॉ करेंगे एक पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इन तीनों चीजों में क्या ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो उसके हिसाब से आपको पार्टिकल किस तरह से इनके अंदर मूव करेंगे या किस तरह से बनेंगे वो आपको बनाना है। क्योंकि एक एल्यूमिनियम फॉइल सॉलिड है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंबाइंड फिक्स्ड। ग्लिसरीन लिक्विड है, तो इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे, सेपरेटेड होंगे। मीथेन गैस में जो गैसियस है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स होंगे काफी दूर होंगे। तो ये था एक सैम्पल पेपर आपकी हेल्प के लिए। एग्जाम्स में आप अच्छे से पढ़िएगा, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।